गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज एक बेहद खास यात्रा की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, जो कि मेरी यात्रा होगी दिल्ली से श्री सोमनाथ महादेव मंदिर गुजरात की ओर। तो ये सफ़र मैं अकेला ही करूँगा, लेकिन अकेला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ है बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद और आप सभी लोगों का साथ। तो मिलकर बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का दिन है 28 जुलाई, दिन है सोमवार और शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हूँ यहाँ पे पालम रेलवे स्टेशन पर। और ख़ास बात यह कि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो कि शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास समय होता है। और उसी भक्ति भाव के साथ मैं निकल पड़ा हूँ बाबा सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए गुजरात की ओर। तो सोमनाथ महादेव टेम्पल गुजरात, जो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान शिव खुद विराजमान है, भारत के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में। हाँ दोस्तों, सोमनाथ महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है, जो कि सबसे पहले प्रकट हुआ था अरेबियन सी के तट पर। तो जैसा कि मैं इस सफ़र पर अकेला ही ट्रैवल करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं खर्च करूँ, जितना भी मेरे एक्सपेंसेस आए, उनका मैं रिकॉर्ड रख सकूँ, ताकि खर्चा हम हिसाब से कर सकें और हमारे पास टोटल अमाउंट भी बचा रहे कि कितना हमारा खर्च हो चुका है, कितना हमारे पास पेंडिंग है। तो दिल्ली से बाबा सोमनाथ तक का सफ़र मैं ट्रेन के द्वारा पूरा करूँगा। और अभी मैं आ चुका हूँ पालम रेलवे स्टेशन पर। उस समय हो चुका है 7:20 और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मेरी ट्रेन का, जो कि मुझे रेवाड़ी जंक्शन उतार देगी। वहाँ से हमारी गुजरात की नेक्स्ट ट्रेन है, जो हमारी लेट नाइट में है। तो मैंने ले ली है यहाँ से जनरल टिकट पालम से रेवाड़ी जंक्शन की, जो कि मुझे पड़ी 40 रुपये की। गाइस, वेलकम टू हरियाणा। और हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो रेवाड़ी जंक्शन हरियाणा का एक बड़ा और मेजर रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी रात के बज चुके हैं 9 और अब मैं जाऊंगा डिनर करने, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अपने निर्धारित समय से चल रही है, इसके यहाँ 21:10 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पहुँचने की संभावना। जो हमारी अगली ट्रेन होने वाली है और जो हमारी मेन ट्रेन होने वाली है, जो हमें गुजरात लेके जाएगी, उसका नंबर है 19412 गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस, जो कि चलती है दौलतपुर चौक हिमाचल प्रदेश से और जाती है गुजरात के गांधीनगर कैपिटल। ट्रेन का रेवाड़ी जंक्शन पर आने का समय है 12:25 से लेकर 12:45 के बीच में। अभी बज रहे हैं लगभग 9:30, तो हमारे पास मोटा मोटा पकड़े चले तो 3 घंटे पूरे हैं यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आइए जानते हैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रेलवे स्टेशन है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है और जयपुर डिवीज़न के अंदर पड़ता है। इसी के साथ इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म और 14 रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल है। और इसी के साथ यहाँ से 6 मेजर लाइन्स रेलवेज़ की पास होती है, जिसमें दिल्ली अजमेर, दिल्ली जयपुर, रोहतक रेवाड़ी, बठिंडा रेवाड़ी, उसके बाद रेवाड़ी से रिंगस। इसी के साथ मोर देन 50,000 पैसेंजर्स हर दिन यहाँ से बोर्ड करते हैं। तो काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन भी है हरियाणा का। इसी के साथ रेवाड़ी जंक्शन दिल्ली को राजस्थान, गुजरात और पंजाब से जोड़ने के लिए एक अहम स्टेशनों में से एक है। तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे मेरी गुजरात की ट्रेन आएगी और मैं को यहीं से बोर्ड करना होगा। और इसके बोर्ड करने के बाद 850 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद मैं कल दोपहर 3 बजे पहुँचूँगा गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर।
लोग सोच रहे होंगे कि मैं दिल्ली से स्पेशल रेवाड़ी आया हूँ ट्रेन बोर्ड करने के लिए, डायरेक्ट दिल्ली से मैंने गुजरात की ट्रेन क्यों नहीं ले ली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेन ही किया, एक्चुअली प्लान मेरा हमेशा एट द मोमेंट ही बनता है, कुछ 5-10 दिन पहले ही जस्ट। तो उस टाइम ट्रेन की टिकट्स ऑलमोस्ट बुक हो जाती हैं और जो बची हुई होती हैं वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है, तो उनको बुक कराने का कोई बेनिफिट नहीं है। और ये जो मुझे ट्रेन मिली है इसको भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे गुजरात की ट्रेन मिल सकती है और यहाँ से मैं जा सकता हूँ। वरना मैं पहले जयपुर से ट्राई कर रहा था, अलवर से ट्राई कर रहा था, आबू रोड से भी ट्राई कर रहा था, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे रेवाड़ी जंक्शन से गुजरात की डायरेक्ट ट्रेन मिल गई है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रेवाड़ी से बोर्ड करूँगा ट्रेन को। ट्रेन है वो डायरेक्ट दिल्ली से नहीं आ रही है, हमारी जो ट्रेन है वो बन के चलती है दौलतपुर चौक हिमाचल प्रदेश से, और वहाँ से आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़, अम्बाला कैंट, जिंद, रोहतक जंक्शन के रास्ते आती है रेवाड़ी जंक्शन। तो उसको मैं डायरेक्ट दिल्ली से बोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे रेवाड़ी से इसको बोर्ड करना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इस ट्रेन में, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो यहाँ पालम से रेवाड़ी तक की जो जर्नी थी मैंने जनरल क्लास में करी है, जिसकी मैंने टिकट ली थी जनरल टिकट। और लेकिन अब जो मैं आगे जर्नी करूँगा वो मेरी रिजर्वेशन क्लास की होगी, स्लीपर की टिकट है जो कि मेरी कंफर्म है, अपर बर्थ है लेकिन कंफर्म सीट है। तो देखते हैं कोई बैठा ना हो, और वेट कर रहे हैं अभी हम अपनी ट्रेन का। समय हो गया है 9:45 के आसपास, और अभी मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज पे, और मैं यहाँ पे जो भी ट्रेन आ रही है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। तो इससे मेरा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि खाली बैठे बैठे भी थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है, और मौसम भी आपको पता ही है बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्मी है। हालांकि सुबह से काफ़ी गर्म मौसम था, बिल्कुल घोट टाइप हो रखा था, और लेकिन दोपहर में बारिश भी हुई बहुत जम के हमारे वहाँ पे, बट बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अभी मैं थोड़ा सा फुटओवर ब्रिज पे घूम रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा लग रही है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ और जो भी ट्रेन आ रही है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही अपना टाइम पास करेंगे 1 बजे तक, जब तक हमारी ट्रेन आनी जाती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1941 दौलतपुर चौक से चलकर अलवर, बांदीकुई, दौसा, जयपुर, अजमेर, मारवाड़, अबू रोड, पालनपुर के रास्ते गांधीनगर कैंप को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 0:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। तो यहाँ पर पुलिस लोगों को सचेत कर रही है कि वेटिंग हॉल में अपने मोबाइल का चार्जर लगा के सोए ना, और अपने सामान का बिल्कुल ध्यान रखें। तो गाइस 12:50 हो चुके हैं, और हमारी गाड़ी का आने का लगभग टाइम हो चुका है। और यहाँ पे डिस्प्ले में भी गाड़ी का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, और हमारा जो कोच है वो है S7 यानी कि स्लीपर 7, और हमारी जो बर्थ है वो है 14 नंबर। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, 19412 दौलतपुर गांधीनगर कैपिटल एक्सप्रेस। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6:30, और आप सबका स्वागत है राजस्थान में। हम पहुंचने वाले हैं रेवाड़ी से लगभग 330 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके किशनगढ़।
और यहाँ पे खड़ी है दुराई जंक्शन से चल के समस्तीपुर जंक्शन बिहार को जाने वाली गाड़ी। तो 666 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हम पहुंच
चुके हैं राजस्थान के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु अम्बे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे अम्बा जी का बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थापित हुआ है, जहाँ पे माता का हृदय जुड़ा था। और ये रेलवे स्टेशन हमारा राजस्थान के अंदर आखिरी ऑफिशियल होल्ट होने वाला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑफिशियल होल्ट है वो है पालनपुर जंक्शन, जो कि पड़ता है गुजरात के बानसखंड ज़िले के अंदर। तो हरियाणा और राजस्थान को क्रॉस करने के बाद हम एंटर करेंगे अपनी तीसरी स्टेट, जो कि होगी गुजरात। तो आबू रोड क्रॉस करने के बाद ट्रेन लगभग खाली हो गई और बहुत ही कम यात्री बचे हैं ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन और आप सबका स्वागत है गुजरात में। और हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्टेट, यानी कि हरियाणा के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद अब गुजरात। तो यहाँ से अब हमारी जर्नी बचती है लगभग 130 किलोमीटर के आसपास और हम पहुँच जाएंगे गांधीनगर कैपिटल। उसके बाद फिर हमारी वेरावल की जो ट्रेन है वो वही रात की नाइट की ट्रेन है, लेट नाइट ट्रेन है। तो वो हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग वेरावल ड्रॉप कर देगी, जहाँ से हम अपने सुंदर बाबा के दर्शन करने जाएंगे। तो करीब 865 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ पहुँचे हैं गांधीनगर कैपिटल। तो स्वागत है आप सभी का गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। और हमारी ट्रेन हमें यहाँ पे 2:50 पे पहुँचा दिया है। इस मौसम की बात करूँ तो क्या ही मौसम है, एकदम बढ़िया मौसम है बारिश का एकदम। तो हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही है। और गाइस रेलवे स्टेशन भी एकदम बहुत ही बढ़िया बना रखा है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है नया बनाया है अभी। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ पे एक DMO गाड़ी खड़ी हुई है ICU कोचेस के साथ। और इस यहाँ पे इनका फ्लाईओवर जा रहा है, ये इन्होंने पूरा शेड बना रखा है, वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो स्टेशन का व्यू। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरे हैं और ये खड़ी हमारी गाड़ी जो हमें गांधीनगर लेकर आई है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि यही गाड़ी रात को 9:45 पर वेरावल के लिए चलेगी, जिसमें मेरी टिकट बुकड है। तो शाम को मुझे यहीं से बोर्ड करना है शायद इसी ट्रेन को। तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मैं ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत ही बड़ा एक हॉल टाइप बना रखा है। और लिटरली गाइस काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो दूर दूर तक। यहाँ पे शायद अभी डेवलपमेंट चल रही है, जल्दी यहाँ पे शायद फूड स्टॉल्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे शायद। तो यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, काउंटर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाने का रास्ता। यहाँ पर प्लेटफॉर्म काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, बहुत सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये वाला रेलवे स्टेशन हाल ही में बना है और आप देख सकते हैं हर दीवार पर किसी न किसी जगह की इमेज यहाँ पे सीनरी सेट कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते द्वारकाधीश टेम्पल, माता अम्बा जी की।
तो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यहाँ पर सबवे और फुट ओवर ब्रिज दोनों की सुविधा प्रोवाइड की गई है। आप किसी भी मीडियम से प्लेटफॉर्म क्रॉस कर सकते हो। और यहाँ पे अभी काम अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे चल रहा है, यानी कि डेवलपमेंट अभी और आगे जा रही है। तो ये आप देख सकते हो गांधीनगर कैपिटल। हमारी जो वेरावल की ट्रेन है गांधीनगर से, वो रात को लगभग 9:45 से यहाँ से चलेगी। तो हमें यहाँ पे 9 बजे तक आना है। तो मैंने अपना जो बड़ा बैग है वो मैंने क्लॉक रूम में यहाँ पे सबमिट करवा दिया है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे 15 रुपीज़ पे करने पड़े। और ये अपना जो मेरा बैग था उसको मैंने लॉक कर दिया है। तो ताला मैं लेके आया था छोटा सा घर से, बैग को लॉक करके क्लॉक रूम में सबमिट करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 रुपीज़ पे किए मैंने इनको एडवांस। और यहाँ पे मुझे एक रिसिप्ट मिल चुकी है। तो अब हम चलेंगे बाहर घूमने, और उसके लिए मैंने एक छोटा सा हैंडबैग कैरी कर लिया है, ताकि इसमें पानी की छोटी सी एक बोतल है और कुछ सामान वगैरह हम लेंगे तो वो भी हम इसमें डाल लेंगे। और बाहर जाएंगे, 1-2-3 जगह घूम के आएंगे, और शाम का डिनर इंजॉय करने के बाद यहाँ पे 8:30 to 9 के बीच में यहाँ पे आ जाएंगे। और क्लॉक रूम से अपना बैग लेके अपनी वेट करेंगे अपनी गाड़ी का। तो अभी हम यहाँ से संत सरोवर डैम की तरफ जा रहे हैं, जो कि यहाँ से कुछ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर वहाँ से निकल पड़ेंगे कुछ खाने पीने, और फिर अपना वापस स्टेशन पे आके बैठ जाएंगे और गाड़ी का अपना वेट करेंगे। तो ज़्यादा जगह घूमने का मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दिल्ली की तरह सिस्टम नहीं है, या फिर और किसी जगह का सिस्टम नहीं है यहाँ पे शेयरिंग में रिक्शा ऑटो चलते हो। क्योंकि अभी मैंने स्टेशन के बाहर से ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से पूछा कि भैया संत सरोवर डैम चलना था, क्या पैसे लोगे? तो उसने 200 रुपये बता दिया सीधा। तो 7 से 8 किलोमीटर के 200 रुपये, वो भी सिर्फ एक तरफ के। मैंने कहा चलो वापस भी ले आओगे, कह रहे नहीं इसी छोड़ के आऊँगा। तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम एक ही जगह जाएंगे। पहले मैं सोचा था 1-2 जगह और जाएंगे, लेकिन फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, और फिर हो सकता है हम गाड़ी पकड़ने में भी लेट हो जाए। क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो क्लॉक रूम वाले भैया ने हमें बताया था कि गाड़ी आपकी 9 बजे प्लेटफॉर्म पर लग जाएगी, तो आप 9 साढ़े 8 के बाद कभी भी बैग ले जाना। तो हम अभी संत सरोवर डैम जाएंगे, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, और फिर वहाँ से अपना डिनर करने निकल जाएंगे, और वापस आके अपनी ट्रेन का वेट करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ खाकर और डैम देखकर हम आ चुके हैं वापस से गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और अब थोड़ी देर हम यहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ चेक किया गाइस, यहाँ पे ऑटो रिक्शा के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। 200, 120, 130 क्या कुछ भी मांग लेते हैं काफ़ी छोटे से डिस्टेंस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हुए मेरे से 200 रुपये मांगे थे रेलवे स्टेशन से मैकडोनल्ड्स तक के, और जब मैं वहाँ से मैकडोनल्ड्स से यहाँ पूछा तो 130 रुपये मांगे। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ये हो सकता है यहाँ पे यात्रियों को देख के ज़्यादा बढ़ा देते हो।
तो इससे अच्छा आप मेरी तरह यहाँ पे आप अगर सिंगल सोलो आ रहे हो या तो यहाँ पे आप रैपिडो कर सकते हो। तो रैपिडो का प्राइस मुझे दोनों तरफ का 45 रुपीज़ पड़ा। और मैं खाना भी खा के आ चुका हूँ और वापस प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका हूँ। तो अब हम यहीं पे वेट करेंगे अपनी ट्रेन का। और कुछ भी कर लो गाइस, रेलवे स्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ओपन है, आप चेक कर सकते हो, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो रहा है गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश तेज़ बिल्कुल भी नहीं है और हवा अच्छी चल रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है। मैं अभी रोड पे भी चेक कर रहा था तो रोड के दोनों साइड सी पेड़ तो ग्रासलैंड पूरा भरा पड़ा है। तो यहाँ पे हवा की कोई टेंशन नहीं है। ये आ रही है बांद्रा टर्मिनस से चलकर दिल्ली सराय रोहिल्ला की तरफ जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। और करीब 9:10 पर हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। जैसा मैंने सोचा था ये वही गाड़ी है जिसमें हम रेवाड़ी से बैठकर गांधीनगर कैपिटल तक रेल आए थे। अब यही गाड़ी यहाँ से नए रूट पे गांधीनगर कैपिटल से वेरावल की तरफ इंटरसिटी एक्सप्रेस बनकर चलेगी। तो हमारा कोच है H6 और हमारा बर्थ है 8 नंबर जो कि साइड पर होगा। तो अभी ट्रेन शिफ्ट लगाई गई है, अभी ओपन नहीं करी है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे। तो ये गाड़ी यहाँ से विरामगंज जंक्शन, वांकानेर जंक्शन, राजकोट जंक्शन और जूनागढ़ जंक्शन के रास्ते होते हुए 450 किलोमीटर की जर्नी पूरा करके कल सुबह 5:45 पर वेरावल जंक्शन पर हमें उतार देगी और वहाँ से हम जाएंगे सोमनाथ बाबा के दर्शन करने। तो अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगा दी जा चुकी है और अभी तक कोई भी नहीं आया है। धीरे धीरे सब बोर्ड करेंगे और यहाँ से इसके चलने का समय है 9:45। तो 454 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आप पहुँचे हैं गांधीनगर कैपिटल से वेरावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से सोमनाथ की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर है। अब फटाफट से चलते हैं मंदिर की तरफ।
मुझे पड़ी 20 रुपये की। तो बस ने 15 से 20 मिनट में मुझे पहुंचा दिया सोमनाथ मंदिर। तो बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया है और ये बिल्कुल बस यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे मंदिर का एंट्री पॉइंट है। और अगर आप यहाँ पे स्टे लेना चाहते हो तो आप somnath.org की वेबसाइट से यहाँ पे 3 उनके ट्रस्ट के अपने होटल्स और धर्मशाला या फिर गेस्ट हाउस कुछ भी कह सकते हो आप। इसी के साथ मंदिर के सामने भी आपको कई सारी धर्मशाला या फिर छोटे मोटे स्टे मिल जाएंगे। और यहाँ पे साइड में आपको डिजिटल लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो अगर आप somnath.org की वेबसाइट से होटल बुक करा के आते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले लीलावती होटल जो कि उनका गेस्ट हाउस है सोमनाथ ट्रस्ट का, दूसरा महेश्वरी और तीसरा सागर सदन। तो लीलावती और महेश्वरी दोनों लगभग साथ में है, लेकिन जो सागर सदन गेस्ट हाउस है सोमनाथ का वो मंदिर के पीछे है, क्योंकि वो ओशन व्यू के साथ आता है। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, प्रीमियम रूम्स होते हैं उसमें भी। तो अभी मैं अकेला आया हूँ तो मैं होटल तो नहीं लूँगा, तो मैं यहाँ पे डॉर्मेट्री ऑप्ट करूँगा अपने लिए। तो डॉर्मेट्री के लिए तो डॉर्मेट्री मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बनी हुई है, बस थोड़ा सा 5 मिनट की वॉकिंग है मंदिर से। जस्ट सामने आपको आना है, दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री सोमनाथ ट्रस्ट AC डॉर्मेट्री भवन। और आगे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो वो वहाँ पे नॉन AC डॉर्मेट्री फैसिलिटी है। तो मैं यहाँ पे AC डॉर्मेट्री चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यात्री सुविधा केंद्र, पे आप चेक कर सकते हो AC डॉर्मेट्रीज, कैफेटेरिया, सोमनाथ म्यूजियम, रिसेप्शन कम लाइब्रेरी, टॉयलेट। तो अंदर से कुछ इस टाइप से बनी हुई है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी, काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो डॉर्मेट्री का चेक इन टाइम है 10 बजे और चेकआउट टाइम है 9 बजे सुबह के। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास, तो मैं आधा घंटा वेट करूँगा और 10 बजे डॉर्मेट्री के लिए चेक इन करूँगा। डॉर्मेट्री के लिए यहाँ पे हमें एक कंप्लीट फॉर्म फिल करना होता है और उनको आधार कार्ड की कॉपी हमें शेयर करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म भर के दे दिया है और मुझे डॉर्मेट्री अलॉट हो चुकी है 32 नंबर। और मेरे से इन्होंने 250 रुपीज़ लिए, 200 रुपीज़ बैठ के, और 50 रुपीज़ जो मैं चेकआउट करूँगा तो मेरे को रिटर्न हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे हमारी डॉर्मेट्रीज़। यहाँ पे टोटल 10 बेड्स का सेट है, यानी कि 10 लोग एक साथ रह सकते हैं। और AC डॉर्मेट्री है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और वहाँ सामने की तरफ हमें लॉकर्स की फैसिलिटी दी हुई है, जहाँ पे हम अपने सामान रख के बाहर जा सकते हैं। तो डॉर्मेट्री मिल गई है। ये बेड मैंने सेलेक्ट किया है आराम रेस्ट करने के लिए। तो अभी फटाफट से इस नहा धो के अपना मंदिर में दर्शन करने चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधा नहाने के बाद। तो गाइस हम हो चुके हैं तैयार और अब निकल पड़े हैं बाबा सोमनाथ के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद आसपास की जगह घूमेंगे और कुछ खाना पीना खा के अपना शाम को वापस आएंगे और यहाँ पे आराम करेंगे। और फिर कल भी मैं यहाँ पे रुकूँगा, तो कल और भी जगह को हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ के आसपास की, जो कि फेमस है। सोमनाथ मंदिर भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह के पास स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह केवल गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए आस्था, श्रद्धा और गौरव का केंद्र है। इसे आज भी 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम माना जाता है और सोमनाथ नाम में इसकी महिमा संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है और लोकमान्य परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने स्वयं किया था। सोम अर्थात चंद्र और नाथ अर्थात भगवान शिव। कथा के अनुसार चंद्र को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति दिलाने वाला भगवान शिव के पास स्थल यही माना जाता है और तभी से यह स्थान सोमनाथ कहलाया गया। यहाँ एक और मान्यता है कि यही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भालका तीर्थ पर अपने पृथ्वी लीला का समापन किया और देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया। इस कारण यह तीर्थ क्षेत्र और भी अधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का भी प्रतीक है। अपने अपार वैभव के कारण इसे इतिहास में बार बार आक्रमणकारियों द्वारा लूटा और तोड़ा गया, परंतु हर बार श्रद्धालुओं और राजाओं ने इसका पूर्ण निर्माण किया।
प्रथम निर्माण प्राचीन काल में हुआ, दूसरा निर्माण 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं द्वारा हुआ, तीसरा निर्माण 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वारा किया गया, चौथा निर्माण 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजभोग ने, पांचवा विध्वंस 1297 में दिल्ली सल्तनत द्वारा, छठा विध्वंस 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा। वर्तमान निर्माण की अगर बात करें तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से 1951 में आरंभ हुआ और 1 दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर केवल शिव भक्तों के ही नहीं बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं का तीर्थ है जो मोक्ष की कामना रखते हैं। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम भी उपस्थित है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। श्राद्ध, नारायण बलि और पितृकर्म के लिए यह स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विशेषकर चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक मास में यहाँ विशाल मेले और श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ का शिवलिंग अत्यंत चमत्कारिक और सिद्ध माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या चंद्र दोष हो, उन्हें यहाँ दर्शन और पूजन करने से शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि सोमनाथ महादेव के दर्शन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आज सोमनाथ मंदिर का संचालन श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट को सरकार ने जमीन और बगीचे प्रदान किए हैं जिससे मंदिर की आय और देखरेख होती है। मंदिर परिसर में प्रतिदिन संध्या 7:30 से 8:30 तक साउंड एंड लाइट शो आयोजित किया जाता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का गौरवशाली इतिहास दर्शकों के समक्ष सचित्र प्रस्तुत किया जाता है। मंदिर के उल्लेखन और अनुसंधान कार्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मंदिर कई बार ध्वस्त हुआ, किंतु यहाँ का शिवलिंग निरंतर प्रतिष्ठित रहा। महमूद गजनवी द्वारा लूटे गए द्वार आज भी आगरा के किले में रखे हुए बताए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति की उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जिसने बार बार विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और आस्था का पुनर्जीवित किया। तो बहुत ही भव्य दर्शन हुए बाबा के। मैं एक्चुअली 12 बजे की आरती के पास टाइम पे ही आया था, तो बाबा के ऊपर दूध का अभिषेक हो रहा था और बहुत ही भव्य दर्शन, बहुत ही अलौकिक दर्शन हुए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, आराम से मैं गया 5 मिनट में ऊपर आ गया था, अच्छे से भव्य दर्शन हो गए। आराम से मैंने भी 500 प्रसाद लिया और मैं आराम से यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, अपना फ़ोन कलेक्ट कर चुका हूँ, अपना बैग कलेक्ट कर चुका हूँ। हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। अब हम बढ़ रहे हैं श्री अहिल्याबाई माता सोमनाथ टेम्पल की तरफ, जिसको हम ओल्ड सोमनाथ टेम्पल भी कहते हैं।
रेस्ट करने के बाद अब हम चलेंगे ओशन व्यू देखने, जहाँ से सोमनाथ व्यू टेम्पल का बैक बहुत ही प्यारा दिखता है। फीस है 5 रुपीज़, जो कि आपको काउंटर पे पे करना पड़ता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो अब हम अंदर आ गए हैं और चलते हैं ओशन की तरफ। जितनी दूर तक नज़र जा रही है उतनी दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। तो ये है सोमनाथ टेम्पल के बैक का व्यू। वहाँ उस तरफ बाबा का मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है। तो पहले यहाँ घूमते हैं, फिर सोमनाथ मंदिर की तरफ चलेंगे। तो शाम के टाइम यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी होती है। बीच के पास में ही यहाँ पे फूड स्टॉल्स ही बने हुए हैं, जहाँ पे आप खा पी सकते हो आराम से। वैसे भुट्टा खाते हुए समुद्र के किनारे चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत ही ठंडी और फ्रेश हवा यहाँ से आ रही है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद चलेंगे सोमनाथ के दर्शन करने। आपको दिखाता हूँ पीछे से कैसा लगता है। तो सामने है बाबा सोमनाथ का मंदिर और वो रहा सामने विशाल समुद्र। तो ये आ गए हम मंदिर की बैक साइड में। और यहाँ पे अभी भी यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन मंदिर के पीछे पानी देखो आ रहा है। अभी वहाँ पे भी चलेंगे, तो पानी आगे तक आ रहा है बिल्कुल। पानी की बूंदें मेरे फ़ोन पे भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। यहाँ बिल्कुल आगे तक आ सकता है पानी। और जितनी भी दूर तक आप देखोगे पूरा समुंदर ही समुंदर है। वहाँ उस तरफ हम बीच की तरफ से अभी आए थे। यहाँ पर है बाबा का मंदिर। तो ये आप देख सकते हो पानी कहाँ तक आ रहा है। तो 2 घंटे आराम करने के बाद अब समय हो रहा है 6:15 और 7 बजे की मंदिर में संध्या आरती का टाइम है। तो हम अभी मंदिर जाएंगे, संध्या आरती का आनंद लेंगे। उसके बाद शायद 7:45 के आसपास का मंदिर में लाइट शो होता है, तो अगर होगा तो वो भी देखेंगे। उसके बाद खाना वाना खाने चलेंगे और खाना खा के हम टाइम से ही डोरमेट्री में वापस आके थोड़ा सा आराम कर रेस्ट करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग की भी थकान थोड़ी सी हो रखी थी और आज भी पूरा दिन घूमते हुए हो गया। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और कल सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग की आरती लेंगे बाबा सोमनाथ की। और उसके बाद हम निकलेंगे साइट सीइंग करने। बहुत सारी यहाँ पे जगह है, जहाँ पे जैसे बाणगंगा हो गया, बालका तीर्थ हो गया, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उन सबको कल हम एक्सप्लोर करेंगे।
तो अभी के लिए चलते हैं, संध्या आरती का टाइम होने वाला है, तो फटाफट से मंदिर की तरफ चलते हैं। तो अब से लेकर 2 घंटे के लिए हम मंदिर में ही टाइम स्पेंड करेंगे, बाबा की आरती करेंगे, लाइट शो देखेंगे, उसके बाद खाना खाने जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे फ़ोन जमा करा के हम मंदिर में आरती का खाना लेके आएंगे। तो भव्य आरती देखने को मिली, बाबा का अच्छा खासा श्रृंगार हो रखा था, बाबा बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। तो पूरे 2 घंटे मंदिर में व्यतीत करने के बाद अब हम शाम के बज चुके हैं 8 और अब हम चल रहे हैं खाने की तरफ। तो मैं यहाँ से लीलावती डाइनिंग हॉल की तरफ जाऊँगा। सुबह का लंच मैंने अहिल्या बाई भोजनालय में किया था, जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। अब हम जा रहे हैं लीलावती डाइनिंग हॉल में, तो देखते हैं वहाँ पे कैसा प्रबंध है खाने का। तो गाइस डिनर हो गया है। 80 रुपये की थाली यहाँ पे मिली हमें लीलावती डाइनिंग हॉल में। वो खाना काफ़ी बहुत अच्छा था, दाल थी, रोटी थी, कढ़ी थी, खिचड़ी थी और शायद पत्ता गोभी के कुछ बना रखा था उन्होंने, मेरे को नाम याद नहीं। फिर सेव टमाटर की सब्ज़ी भी थी, वो काफ़ी अच्छा खाना लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ रखे हैं, डाइनिंग हॉल में बहुत सारे लोग मिले मेरे को अलग अलग जगह से। कुछ लोग ग्रुप्स में आ रखे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रखे हैं। तो मेरे को कुछ लोग मिले, जैसे कि मेरे राजस्थान से कुछ लोग मिले जो कोटा से आ रखे थे। तो वो बता रहे थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऐसे लाती है, सब अरेंजमेंट्स करते हैं। फिर कुछ लोग मेरे को MP से भी मिले जो बता रहे थे कि हम रतलाम रहते हैं, हमारा उज्जैन से ग्रुप आया है, हमारा खंडवा से ग्रुप आया है, हमारा मुंबई से ग्रुप आ रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आ रखे हैं। मेरा जो जहाँ पे मेरे को डॉर्मेट्री मिली है उस रूम के अंदर भी कुछ लोग आंध्र प्रदेश के हैं। जब उन्होंने तेलुगु बोली तब मेरे को थोड़ा सा शक पता चला कि ये लोग आंध्र से हैं। तो भाई यहाँ पे अरेंजमेंट्स बहुत ही बढ़िया हैं। आप चाहे तो प्री बुकिंग करा सकते हो होटल की, या फिर मेरी तरह जैसे मैंने यहाँ पे डॉर्मेट्री ले रखी है, आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो, या फिर नॉन AC डॉर्मेट्री भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो डॉर्मेट्री ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फिर भी होटल चाहिए या फिर धर्मशाला चाहिए तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, पर उसकी रिक्वायरमेंट मेरे को यहाँ पे लगती नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने इनफ रूम्स ट्रस्ट सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से बने हुए हैं कि और कहीं लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। पीने का पानी, टॉयलेट्स, बाथरूम सब नीट एंड क्लीन है, और मौसम एकदम बढ़िया। यहाँ पे हर टाइम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। समुद्र के पास में बैठा बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे मंदिर के अंदर हमने टाइम स्पेंड किया भगवान के साथ, आनंद आ गया पूरा यहाँ पे। तो प्लेस बहुत अच्छी है, और यहाँ पे बिल्कुल भी ओवर चार्जिंग का कोई इशू नहीं है, जैसे हमने महाकालेश्वर में फेस किया था। तो उधर थोड़ा सा क्या हुआ था हमारे साथ, जैसे हमने जो बाइक रेंट पे ली थी उसको जैसी पार्किंग के लिए हमने इधर उधर से पूछा तो उन्होंने सीधा प्रसाद दे दिया हाथ में, 350 रुपये से प्रसाद के ले लिए सीधा। और अगर वहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा ऐसा भी है कि अगर आप प्रसाद ना लोगे तो पार्किंग भी आपको अलाउड नहीं करते हैं, कहते हैं कि आगे आप कहीं और पार्क कीजिए, यहाँ पार्क नहीं कर सकते आप। तो वो थोड़ा सा मेरे को रूट सिस्टम लगा। फिर उसके बाद भी जब हम अंदर प्रसाद चढ़ाने गए तो उन्होंने कहा कि प्रसाद खाली प्रसाद नहीं चढ़ेगा, दक्षिणा दो। तो वो थोड़ा सा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरा फ़ोन था, मेरी चप्पल थी, मेरा छोटा सा बैग था, तो वो मैंने तीनों अलग अलग काउंटर पे सबमिट कराए थे, जो कि बिल्कुल निःशुल्क हुआ था, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आपको टोकन दे दिया जाता है, आप टोकन लेके जाइए, सबमिट करा दीजिए, और फिर जब वापस टोकन देंगे तो आपको जो भी आपका आइटम है वो रिसीव हो जाएगा।
इसके बाद अंदर मंदिर में भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बस एक लाइन जेंट्स की है, एक लाइन लेडीज़ की है। और बाबा के अद्भुत दर्शन हुए, अद्भुत बोलते हैं जिसे। और काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने मंदिर के अंदर, काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने गर्भगृह के सामने भी खड़े होकर। बाबा से प्रार्थना करी, मनोकामनाएं मांगी, इच्छाएँ मांगी। उसके बाद फिर बाबा के पीछे ही समुद्र का दृश्य है बहुत प्यारा, उसको थोड़ा सा एंजॉय किया, वहाँ पे थोड़ा सा बैठे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि हर टाइम हवा चल रही है। अगर मैं यहाँ पे एसी डॉर्मेट्री ना भी लेता तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती नॉर्मल में भी, लेकिन मैंने फिर भी एसी का ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो सोमनाथ ट्रस्ट की जो तीन यहाँ पे होटल कह सकते हो या फिर गेस्ट हाउस कह सकते हो। सबसे पहला तो लीलावती, जहाँ पे अभी लीलावती होटल नाम लीलावती धर्मशाला है, अतिथि गृह जिसको बोलते हैं यहाँ पे, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के अंदर आता है। उसी के डाइनिंग हॉल में अभी हमने अपना डिनर एंजॉय किया। उसके अलावा यहाँ पे महेश्वरी है जो कि लीलावती के साथ ही है, साथ में ही बना हुआ है। उसके अलावा एक तीसरा है सागर सदन, जो कि मंदिर के पीछे बना हुआ है, वो ओशन व्यू के साथ है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। तो तीनों ही गेस्ट हाउस, तीनों ही अतिथि गृह की बुकिंग आप ऑनलाइन somnath.org के थ्रू प्री बुकिंग करा सकते हो। सारे चार्जेस वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके। उसके साथ आपकी जो भी आरती का टाइमिंग है, जैसे कि सुबह की मॉर्निंग वाली जो आरती रहती है 7 बजे, फिर दोपहर वाली आरती 12 बजे और शाम की संध्या आरती 7 बजे, जो अभी हम देख कर आए थे, वो बहुत ही अच्छी आरती होती है। यहाँ पे मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो अभी बज चुके हैं लगभग 9 और अब मैं जा रहा हूँ अपने बेड पे सोने, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आज, और कल सुबह निकल पड़ेंगे और बाकी जगह घूमने के लिए। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो ये है लॉकर जो मुझे डॉर्मेट्री के साथ मिला है, जिसमें मैंने अपना बैग और थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। और आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है लॉकर। मेरा पूरा बैग अंदर है, तब भी इतनी स्पेस अवेलेबल है। और यहाँ पे टोटल 10 बेड्स हैं और फुली एसी एयर कंडीशनड है हमारा डॉर्मेट्री, जो भी पूरा हॉल है ये। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए दिन में। आज है वेडनेसडे और सुबह के बज रहे हैं 6:50 और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ सुबह की आरती का आनंद लेने के लिए। तो फटाफट से मंदिर की तरफ चलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा खाना पीना खा के हम निकल पड़ेंगे यहाँ पे जो बाकी के मंदिर है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज पूरा दिन हम मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमने रेस्ट भी कर लिया अच्छे से और हम पूरे एकदम एनर्जी फुल है। तो फटाफट से आरती के दर्शन करते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर, उसके बाद चलते हैं बाकी मंदिरों में। ये है सुबह 7 बजे के मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो अगले दिन के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे डॉर्मेट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे देखिए दोबारा से न्यू रिसिप्ट मिली है, तो 250 रुपये दोबारा लिए हैं। तो मेरे को चेकआउट के टाइम पे 100 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे। तो अब पहले मेरे को डी ब्लॉक दिया हुआ था, अब सी ब्लॉक दे दिया है। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा अपना सामान। तो फटाफट से अपना ट्रांसफ़र कर लेते हैं सामान सी हॉल में। तो हमें न्यू हॉल अलॉट हो चुका है। पहले मेरा हॉल डी था, वो हॉल सी है, क्योंकि डी की अब सफाई हो रही है तो वो हॉल शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट डे। तो मैंने अपना सारा सामान हॉल सी में शिफ्ट कर लिया है और अपना दूसरा जो बेड मिला है उसको भी सारा सामान अरेंज कर लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे अहिल्याबाई सोमनाथ टेम्पल में दर्शन करने बाबा के, और वहाँ से फिर भोजनालय में प्रसाद ग्रहण करके फिर चलेंगे आगे घूमने की तरफ। तो आज पूरा दिन हम घूमेंगे और देखते हैं कौन सी जगह है यहाँ पे देखने के लिए।
भाई मंदिर में आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा शिव के, और वहाँ पे आज पूजा वूजा भी चल रही थी काफ़ी, तो जल अभिषेक करा जा रहा था, तो देख के आनंद आ गया। और आज ऊपर भी उनके वहाँ पे मंदिर है अन्नपूर्णा माता का और गणेश जी का, तो वहाँ आज ऊपर के लिए भी खोला हुआ था। कल जब मैं गया था तो वहीं से यूटर्न लेके वापस से बाहर के लिए तरफ जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वहाँ से अंदर से एक छोटी सी सीढ़ी जाती है ऊपर की तरफ, तो आज वहाँ से हम गए तो मज़ा आ गया ऊपर जाके। ऊपर भी एक शिवलिंग है जहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हो बाबा से, पूजा अर्पणा भी कर सकते हो। तो वहाँ पे बैठ के हमने पूजा पाठ किया बाबा का, और फिर अब हम निकल पड़े हैं भालका तीर्थ की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ भालका तीर्थ के दर्शन करते हैं।
तो अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ से बाणगंगा तीर्थ, जो कि समुद्र के पास है। बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो बाणगंगा की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं आपसे। तो वहाँ सामने आप जो देख रहे होंगे बहुत सारी बोटें खड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी। तो ये सारा का सारा हार्बर एरिया है यहाँ पे, जो आगे जाके सीधा समुद्र के अंदर कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक हार्बर पोर्ट है यहाँ पे, कह सकते हो, जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा बहुत बड़ा पोर्ट है। अगर यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा आगे तक बोट ही बोट लगी हुई हैं। सामने एक छोटी सी रोड जा रही है, ये सीधा जहाँ तक ये रोड जा रही है यहाँ सीधा बोट ही बोट खड़ी हुई है। पूरा हार्बर पॉइंट है, इधर भी बोट है, उस तरफ भी आप देख सकते हो बोट सी बोट्स लगी हुई हैं, और ये सीधा जाके ओशन में कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड के इंजन का यूज़ करके ये वाली गाड़ी चलाई जाती है, सामान को लोगों को इधर उधर ले जाने के लिए। पे खड़ी हुई है हमारी सोमनाथ दर्शन की बस, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है और आपको आसपास की जगह घुमाने के लिए लेके जाती है। तो 2 शिवलिंग यहाँ पर हैं और एक शिवलिंग वहाँ थोड़ा दूर है, वहाँ पे भी चलेंगे एक बार। वो थोड़ा सा यहाँ ये थोड़ा सा बीच के पास में है, ज़मीन के किनारे है। वो वाला दूर वाला जो शिवलिंग है वो पानी के अंदर थोड़ा जाके है।
बाणगंगा तीर्थ के बिल्कुल सामने है भीड़भंजन महादेव का मंदिर, तो उसके बाद हम वहाँ पे चलते हैं अब। और ये सारे पर्सनल रिक्शा वाले हैं जिन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल बुक कर लेते हैं 300 से 400 रुपये, 500-600 रुपये। ये आपको पूरा वेरावल के आसपास और सोमनाथ बाबा के आसपास के मंदिरों को दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं भीड़भंजन महादेव मंदिर में। काफ़ी सुंदर मंदिर है। अंदर बाबा के अद्भुत दर्शन हो गए। बाबा का बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया गया है रुद्राक्ष की माला के थ्रू। बहुत ही अच्छा सजा रखा है बाबा को। और उसी के साथ अंदर भैरव बाबा का, काल भैरव बाबा का भी मंदिर है। बाबा का भी श्रृंगार बहुत अच्छा किया गया है। अद्भुत दर्शन हो गए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, आराम से आप जाके दर्शन कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम चलेंगे त्रिवेणी संगम की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ रिक्शा मिल जाता है तो फिर कैसे देखते हैं। तो ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर से त्रिवेणी संगम की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। तो वो हम वॉक करके जाएंगे। और भाई मौसम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो हरियाली पूरी, और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। संगम में दर्शन करने के बाद, वहाँ से जल लेने के बाद हम चलते हैं श्री कामनाथ महादेव के मंदिर, जो कि महासंगम से सिर्फ थोड़ा सा ही दूर है, सामने ही है लगभग।
से महादेव એટલે મહાદેવનું નામ કામનાથ મહાદેવ છે જે પણ મનોકામના હોય તમારા મનમાં મહાદેવને પ્રાર્થના કરી દેજો छोट है जो भी मनोकामना है अपने मन में महादेव से प्रार्थना कर लीजिए मनोकामना को पूरी करते हैं इसलिए महादेव का नाम कामनाथ महादेव है ले जाइए खाइए दान देंगे भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो बाबा कामनाथ के दर्शन हो गए हैं, अच्छी भली बात ही। और शंकराचार्य की गुफा भी बहुत ही अच्छी बना रखी है। और अच्छी बात यह है कि दर्शन आराम से हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे सूर्य मंदिर की तरफ। पानी नहीं सर अभी अभी शाम को निकल जाऊंगा इतना ज़्यादा फाइबर का प्लास्टिक का खिलौना ही नहीं है। तो सूर्य मंदिर का रास्ता कामनाथ महादेव के मंदिर से थोड़ा सा ही बाजू में से निकलता है और ये मंदिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ सीढ़ियाँ बना रखी हैं। अब तुम हर दुकान में बोलते हो तो हर दुकान में कितना पांडव गुफा इधर ओ वो अंदर जा चल लीजिए। कैमरा करना सूर्य दे सूर्य रोशनी प्रोजेक्ट को कुछ नहीं है सर कुछ नहीं है सर कैसे चल रहा था हाँ तो पांडव बनाने की चीज हाँ ना है बावली बना मोटर में लेके छोड़ने का आगे बना
तो भाई सूर्य मंदिर और हिंगलाज माता मंदिर दोनों के दर्शन हो गए हैं और लिटरली भाई बहुत ही छोटी गुफा है। मुझे ही काफ़ी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैं घुसते गया थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि बिल्कुल तो नीचे से छोटी सी है, बिल्कुल एक सीढ़ी के लगभग। उसी में से आपको आना है, उसी में से आपको जाना है। तो एक टाइम पे 4 या 5 लोगों से ज़्यादा को नहीं भेजते हैं। वो जब वापस आ जाते हैं तब अगले 4-5 लोग जाते हैं। और लिटरली भाई माता का बहुत अच्छा स्वरूप नीचे विराजमान है, आपको मस्ट विजिट प्लेस। तो हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन करने के बाद, तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद और सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं गीता मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ 300-400 मीटर के दूरी पर है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पैदल पैदल चले जाएंगे। तो गीता मंदिर से बाहर निकलते ही साथ ही सामने यहाँ पे बलदेव जी की गुफा है, जहाँ पे हम जाएंगे।
3 बजने वाले हैं दोपहर के और हम लगभग सारी जगह घूमे हैं और भोजनालय में दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर अब अपने बेड पे जाके आराम करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहीं और अगर जाना होगा तो। ये सीजन तो चालू हुए नहीं। तो 58 रुपीज़ की मुझे टिकट पड़ी। लीलावती भवन से सोमनाथ दर्शन के लिए बस चलाई जाती है GSRTC की तरफ से। फुल्ली एयर कंडीशन बस पहला स्टॉप इस बस का श्री राम मंदिर, जो कि सोमनाथ मंदिर से थोड़ी सी दूर पे है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए 10-10 मिनट का समय दिया गया है सभी यात्रियों को। 10 मिनट में वापस आने के लिए बोला गया। तो फटाफट से दर्शन कर आते हैं बाबा के। तो श्री राम मंदिर के अंदर बहुत सारे गणेश जी के आर्टिफैक्ट भी रखे गए हैं। अगला स्टॉप होने वाला है गीता मंदिर। हम पहुंच चुके हैं गीता मंदिर। तो यहाँ पे हर पिलर पे कोई ना कोई भगवद गीता का श्लोक लिखा हुआ है। अगली जगह बस जो हमें लेके आई है वो है बाणगंगा। तो 2 शिवलिंग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 1 और 2। तीसरा शिवलिंग वहाँ पे है। मतलब बस उस तरफ से जाएगी तो जरूर दिखाऊंगा। वहाँ पे बिल्कुल वो थोड़ा सा पानी के अंदर जाके है तो दिखता थोड़ा सा मुश्किल से है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा पाऊँ, ये है वो शिवलिंग। तो यहीं से बाण चलाया गया था, जो कि लगा था श्री कृष्ण जी को यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भालका में। उसके वो भी यहाँ पे अगला स्टॉप हमारा भालका तीर्थ होने वाला है।
बस हमें ले आई है श्री भालका तीर्थ मंदिर की तरफ। तो भालका तीर्थ के बाद बस आपको वापस लीलावती मंदिर पे लीलावती गेस्ट हाउस पे उतार देगी। और ये बस सुबह 3 बार और शाम को 3 बार चलती है। और जो बस है वो एक्चुअली यहाँ सोमनाथ से नहीं चलती, वो एक्चुअली जूनागढ़ से आती है बस। यहाँ पे 3 बार घुमाती है, सुबह और शाम, और फिर वापस यहाँ से शाम को जूनागढ़ चली जाएगी। तो यहाँ पे एसी वाली बस तो जूनागढ़ से आती है, और अगर आप विदाउट एसी बस लेंगे तो वो शायद इनसे चलती है, लेकिन उसका भी कुछ टाइमिंग का अलग अलग है। अभी जिसमें हम गए थे वो एसी बस थी। तो अगर आप जनरल साइट सीइंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसको उस बस में जा सकते हैं। बस एक डिसएडवांटेज ये है कि बस सारे जगह नहीं घुमा पाती। जैसे आप मैं बाण गंगा गए लेकिन भीड़ बंजर महादेव नहीं लेके गई। ऐसे ही इधर उधर की छोटी मोटी जगह जो भी देखने में स्पेशल होती हैं वहाँ पे बस नहीं लेके जाती है। और जितनी भी जगह लेके जाती है उसमें जो हॉल्ट होता है, यानी कि आपको जो समय मिलेगा जगह को एक्सप्लोर करने का, वो मिनिमम 5 to 10 मिनट्स ही दिया जाता है। उसके बाद फिर वो बोलने लग जाते हैं कि आ जाओ बैठो चलने का टाइम हो गया है। यहाँ पे ऐसे 1-1 घंटे का वो है सारी जगह घुमाने का, तो वो एक डिसएडवांटेज है। वरना बस तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ नॉर्मल साइट सीइंग के लिए जाना चाहते हो तो बस इज़ बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आप अपना पर्सनल रिक्शा भी हायर कर सकते हो जो 400 से 500 रुपये आपका लेगा और पूरा आपको घुमा के लाएगा। मैं आ गया हूँ बस स्टेशन के पास। तो यहाँ पे मैं इंक्वायरी करने आया था कि यहाँ से कोई बस प्राची तीर्थ मंदिर की तरफ जाती है। तो भैया ने मुझे इंक्वायरी काउंटर है, तो वहाँ से मुझे पता चला कि 5:30 बजे एक बस चलती है यहाँ से, जो आधे पौने घंटे में मुझे प्राची मंदिर के पास उतार देगी। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। अभी 5:10 हो रहे हैं, तो 20 मिनट्स वेट करेंगे, देखते हैं कौन सी बस आती है। प्राची तीर्थ मंदिर एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है पुराणों की कथाओं के हिसाब से। तो मैंने सोचा इसको वहाँ पे भी एक बार एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। अभी 5 बजे हैं। अगर 1-1 घंटा भी अगर ट्रैवल का लग जाता है तो 7 बजे और आधा पौना घंटा घूमने का लगा लो, तो 8 बजे तक मैं वापस आ सकता हूँ यहाँ पे। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया मुझे इंक्वायरी काउंटर से भैया ये भी कहते हैं कि वहाँ से यहाँ के लिए सोमनाथ के लिए बस चलती रहती है। तो एक बार जाके देखते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं अभी बस के लिए। तो वहाँ पर सारी की सारी वोल्वो बस और टूरिस्ट बसें लगी हुई हैं, और यहाँ पे इस तरफ सारी GSRTC की ऑफिशियल बसेस हैं, और वहाँ पे है ड्राइवर्स रूम और इंक्वायरी काउंटर। तो अपनी बस आ चुकी है। देर के लिए यहाँ पे बस ने होल्ट लिया हुआ है 5-10 मिनट का। बस ने हमें उतार दिया प्राची बस स्टैंड पर, और यहाँ से मंदिर की दूरी कुछ 350 मीटर के आसपास है। हम तो वॉक करके हम पहुँच जाएंगे। तो यहीं से हमें वापस की बस मिल जाएगी, वो खड़ी हमारी बस। तो वापसी सोमनाथ के लिए बस भी हमें यहीं से मिल जाएगी।
हूँ वापस आ चुके हैं सोमनाथ के पास। तो वहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिली मुझे, बस ने दूसरी जो बस मिली उसने मुझे सोमनाथ बाईपास उतारा, वहाँ से हमने रिक्शा कर लिया। तो अब चलते हैं बाबा के दर्शन करने और फिर अपना खाने पे चलेंगे। रात के बज चुके हैं 8, फटाफट से बाबा के दर्शन करते हैं और फिर डिनर एंजॉय करेंगे। तो बाबा के दर्शन अच्छे वाले खासे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं खाने की तरफ। तो कल हमने लीलावती डाइनिंग हॉल से खाना खाया था, आज हम महेश्वरी डाइनिंग हॉल में खाना खा के देखेंगे। तो डिनर हो चुका है, काफ़ी जगह घूमे, आज पूरा दिन घूमते हुए हो गया। तो कितनी जगह घूमे ध्यान भी नहीं है, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा। कल यहाँ से वापस घर की तरफ निकलना है, लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बाबा के यहीं पे बसने का मन कर रहा है। तो सुबह यहाँ से आरती, पहली आरती करके फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज है तारीख 1 अगस्त, दिन है फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं 6:40 और हम नहा धो के तैयार होकर जा रहे हैं बाबा की आरती के लाभ उठाने। तो आज की हमारी घर की वापसी है यहाँ से। सुबह हमारी 10 बजे की ट्रेन है वेरावल से, तो हम आरती करके अपने वेरावल रेलवे स्टेशन के लिए निकलेंगे यहाँ से। वो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन अब घर तो जाना ही है। तो फटाफट से जाते हैं, बाबा की आरती का लाभ उठाते हैं और फिर अपना प्रस्थान के लिए तैयारी करते हैं। तो बाबा की आरती हो गई है, बहुत ही अद्भुत आरती के आनंद मिले हमें, तो मज़ा आ गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सुबह की आरती, दोपहर की आरती और शाम की संध्या आरती भी ली थी। तीनों ही आरतियों में बिल्कुल आनंद आ जाता है। उसके बाद पीछे से थोड़ी देर समुद्र के पास बैठना और भी आनंदमय हो जाता है। मैंने यहाँ से चेकआउट कर लिया है और यहाँ से चेकआउट के हमें कैश मेमो मिल चुका है और 100 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं हमारे, जो रिफ़ंड होते हैं एक्स्ट्रा लिए थे उन्होंने। तो भाई डॉर्मेट्री से चेकआउट कर दिया है। अब हम चलेंगे सीधा मेन चौक पे, जहाँ पे हमारी बस खड़ी हुई है। और उसने मुझे बताया था ड्राइवर ने कि 8 बजे यहाँ से बस का चलने का टाइम है, तो 10 मिनट रह गए हैं, तो फटाफट से चलते हैं। यहाँ पर खड़ी है हमारी बसें जो हमें वेरावल रेलवे स्टेशन छोड़ देंगी। हम पहुंच गए हैं वेरावल रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो है 10 बजे की और अभी 9 बजने वाले हैं, तो हम 1 घंटा पहले आ गए, क्योंकि वहाँ से फिर सोमनाथ से बस का टाइमिंग्स का थोड़ा इशू है। तो मुझे जो बस सही टाइम पे मिली मैं उसी में आ गया। यहाँ पे तो क्या है ना, वेट भी कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाई जा चुकी है, जो कि है 11463 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस। तो इसका चलने का यहाँ से टाइम है 10:05 और अभी 1 घंटा है लगभग। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेशन पे वेटिंग हॉल के अंदर बैठा हुआ हूँ, एसी वेटिंग हॉल में। मैंने सुबह के नाश्ते के लिए केले ले लिए हैं और कुछ बिस्किट्स के पैकेट ले लिए हैं, जो कि ट्रेन में चाय वाला आएगा तो उसके साथ काम आएंगे। उसके बाद अपन चंदलोडिया पहुँच जाएंगे शाम को 5-6 बजे। तो वहाँ पे खाने का देखेंगे कि क्या करना है, तब तक के लिए हम इसी से काम चलाएंगे। तो 9:30 हो चुके हैं, अब चलते हैं अपनी सीट के पास। तो मेरा जो कोच है वो है S5 और सीट नंबर है 24।
10 मिनट लेट हो गई गाड़ी, हमें 5:40 पर उतारा उसने चांदलोदिया रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ से हमारी दिल्ली के लिए बरेली आला हजरत एक्सप्रेस रात के 10:05 पे है। तब तक के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे ट्रेन का। तो मिलते हैं आपसे रात को। भाई ये वेरावल जाने वाली जिसमें अपन कल रात को गए थे वाली बस ट्रेन आ गई है। क्या हुआ इसको? तो करीब 850 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने घर पालम। तो आज से करीब 5 दिन पहले हमने अपनी यात्रा इसी प्लेटफॉर्म से शुरू करी थी और तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इतना दूर अकेले जा रहा हूँ, इतनी लंबी जर्नी कैसे पूरा करूँगा, वहाँ पे आके कैसे एडजस्ट होगा, कैसे सारे काम होंगे। लेकिन जब बस कहते हैं ना कि जब शिव बुलाते हैं तो सारा काम शिव ही संभालते हैं। तो मैं बस चलता चला गया और सारा काम अपने आप होता चला गया और पूरे के पूरे 5 दिन की यात्रा पूरी करके सही सलामत हम पहुंच गए अपने घर वापस। तो मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में, तब तक के लिए हर हर महादेव।